हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टार्ट कर दी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो आज हम एक दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस ग्राफ से ऐसे बोल सकते हैं कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे जो मेन ये जो मेन चीज़ है वो है यहाँ पे मन तक रे। ठीक है, वही यहाँ पे मेन है, उसके बाद तो सभी आ जाएगा, इसमें कोई है नहीं ज़्यादा। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का एक ग्राफ दिया गया है 3D सीरीज का, 4D और 5D सीरीज का। ठीक है, मेनली 3D 4D और 5D सीरीज ही है, 6D सीरीज की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ग्राफ को देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला जो 3D सीरीज का एलिमेंट है, जैसे कि स्कैंडियम, येट्रियम और ये लैंथेनम बोल दो या है कुछ, मुझे भी नाम नहीं मालूम है। तो इन तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है आर वेरी लो। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है। तो यहाँ पे मैंने नहीं, यहाँ पे ग्राफ में डाला ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही लो होता है। ठीक है, तो मेन मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in the free electrons surrounding the kernel, so that because of these free electrons the metallic bond metallic bonds are strong, so melting point and boiling points are higher. ठीक है, ये कुछ ऐसी बात होती है। इसका मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मेटलिक बॉन्ड जो है वो कैसा होता है। एक मेटल के अंदर बहुत सारे कर्नल होते हैं और कर्नल के सराउंडिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कर्नल को पकड़ के रखेंगे, वैसे ही मेटलिक बॉन्ड बनता है उसके अंदर। तो मेटलिक बॉन्ड कैसे मजबूत, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वैलेंस शेल में उतना ही ये जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा पकड़ के रखेगा, तो मेटलिक बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डी में ज्यादा जा रहे हैं, डी ऑफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो NS और N-1D में दोनों ही वैलेंस सेल बोले जाएंगे हम। वैसे तो N-1D इनर शेल है, लेकिन वो भी पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो चीज मैंने आगे आपको बताई थी। ठीक है, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन इनमें ज्यादा होंगे मेटलिक बॉन्ड इतना ज्यादा होगा, और जितना मेटलिक बॉन्ड ज्यादा होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन इन सभी के केसेस में क्या हो रहा है, तो डी ऑर्बिटल में आप देखोगे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका 21 है, इसमें 18 ऐड करोगे तो इसका मिल जाएगा, इसमें 18 ऐड करोगे तो दूसरा भी मिल जाएगा। तो ये सभी में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है, सॉरी डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स, दे हैव ओनली 1 or 2 electrons in d orbitals। कितने डी ऑर्बिटल्स में, 1 और 2 ही है। तो सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ज्यादा नहीं है इनमें, इसीलिए मेटलिक बॉन्ड जो है वो कमजोर है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही वीक होता है इनका। ठीक है, क्लियर। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जितने इलेक्ट्रॉन डी एलिमेंट में ज्यादा उतना अच्छा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा
3D में स्कैंडियम के पास 1 ही है, ठीक है, फिर यट्रियम के पास भी 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 निकाल ही देता हूँ क्योंकि सबके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ही है डी के अंदर। तो सराउंडिंग में, कर्नल के सराउंडिंग कितने होंगे? 1 ही होगा, क्योंकि 4s में तो पैड होते हैं ना, 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन पैड होते हैं, यहाँ पे हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अनपैड चाहिए, ठीक है। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? लो होता है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से यहां तक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, देखो 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज में, सब में बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? टाइटेनियम 2, वैनेडियम 2, क्रोमियम, ऐसा ही बोल दो, या फिर यहां से लेके यहां तक, ठीक है, या फिर यहां से लेके यहां तक, ठीक है। क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, या मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों लगा दो तो भी कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन increases in d orbital, so metallic bond increases, hence melting point and boiling point increases। ये जो फंडा था वही यहां पे हो रहा है, लेकिन यहां पे आगे आगे जाओगे तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहां पे आप देखो, ये फंडा देखो, ये और ये, ठीक है। कहीं कहीं बुक्सों में ये दोनों ग्राफ तो अच्छी तरीके से दिए होंगे, लेकिन ये जो है वो थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहां पे क्या हो रहा है? मन तक रे, इसमें क्या हो रहा है? These elements show a deep graph of melting point to the before elements। उनके आगे के एलिमेंट से ये जो है वो डीप ग्राफ दिखा रहा है, देखो यहां पे डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स they show decrease in melting point। क्यों ऐसा हुआ? वैसे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इन लोगों का जो है वो कम हो गया? क्यों ऐसा हुआ? तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, इसका मैंगनीज का, इसका एटॉमिक नंबर है 25, ठीक है, 25। तो मैं यहां पे लिखता नहीं हूं, मैं सीधे यहां पे करूंगा तो अच्छा रहेगा। 4s² तक जो है वो 20 होता है यहां पे, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो 4s² तक होता है। देन 3D में क्या होगा? 3D में आप देखोगे तो 1 2 3 4 और ये 5, 3D 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 4s भी यहां पे मैं बता देता हूं लास्ट, ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, आगे के नहीं मैं लिख रहा हूं, जरूरत है नहीं, इसलिए सभी लिखोगे तो फिर अभी जगह नहीं है यहां पे, इसलिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। तो 4s² में देखो और ये भी देखो। अब आप देखो, ये जो है वो फुल फिल्ड है और ये जो है वो हाफ फील्ड है ना, फुल फील्ड और हाफ फील्ड है, देखो। तो ये जो है मोस्ट स्टेबल है, क्या है? स्टेबल है ना। बिकॉज ऑफ मोस्ट स्टेबल, द न्यूक्लियस ऑफ Mn, विच इज मैंगनीज हो सकता है, मैंगनीज ही है, holds the electrons with its effective nuclear charge। इसका ही जो न्यूक्लियस होगा वो सभी इलेक्ट्रॉन को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ के रखेगा
बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी है और फुल फील्ड की भी स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका ही न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा। लेकिन मेटेलिक बॉन्ड के केस में क्या होता है, ये Mn है तो इसके आगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके आगे यहां पे दूसरा Mn होगा, उसके आगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने से, ऐसे घूमेगा, इस कर्नल पे घूमेगा, इस कर्नल पे घूमेगा, दूसरे कर्नल पे घूमेगा, तब जाके मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां पे नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन अकेला ही है, मतलब कि फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भाई जो है इसका न्यूक्लियस, खुद का न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा, दूसरे न्यूक्लियस तक जाने ही नहीं देगा। अगर दूसरे न्यूक्लियस तक घूमने नहीं देगा तो मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज है ही नहीं, इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, और वी कैन से दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ इट्स ओन न्यूक्लियस इज हायर। तो क्या होगा, सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांट मूव from one kernel to another, so metallic bond is weaker in this type of case, so melting point decreases। क्या हो जाएगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट तो मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है ना, तो इन सभी के केसेस में क्या हो जाएगा, ऐसी ही चीज होगी। समझ में आ रहा है? ओके। इसके केस में क्या होगा, 3D की जगह 4D ऐसी होगी, इसके केस में 5D ऐसी होगी। एक के नीचे एक ही है ना, एक ही ग्रुप के है, इसलिए। समझ में आया? ओके। क्यों ऐसा हो रहा है? रेस्ट ऑफ द आइटम की मैं बात करूं, एट द एंड of series the melting point decreases। यहां पे आप देखोगे सभी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लिखना हो तो आप लिख सकते हो यहां से लेके यहां तक, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा दे, बिकॉज ऑफ पेयरिंग, या फिर बोल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीजेस, द free electron decreases and thus metallic bond are weaker, so melting point and boiling point decreases। कैसे, क्या हुआ, जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये पेयर हो गया, उसके बाद ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, जितने पेयरिंग ज्यादा हो जाएगी, लोन पेयर बचेंगे नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं रहेगा तो घूमेगा कैसे, पेयर में होंगे तो घूम नहीं सकते। इसीलिए पेयरिंग ज्यादा होने से क्या हो रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो भी क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगा, और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया? ओके, तो नोट करो। अब यहां पे जो है मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। ठीक है, तो यहां पे ग्राफ आप देखोगे तो एटॉमिक रेडियस और एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। ये 3D सीरीज है और यहाँ पे ब्लैक जो है वो 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। ठीक है, ग्राफ से आप देख सकते हो कि 4D और 5D सीरीज में जो एटॉमिक रेडियस का जो डिफरेंस है बहुत ही कम है। क्यों है वो एक्सप्लेनेशन में करूंगा, ऐसा ग्राफ क्यों है। और आप देखोगे तो मिडल के अंदर एटॉमिक रेडियस जो है वो स्लाइटली सेम है। ठीक है, ऐसा क्यों है उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहां पे आपको दूंगा। ठीक है, ओके, तो क्यों है, ग्राफ को देख के हमें यहां पे एक्सप्लेनेशन करना है। तो पहली चीज जो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्कैंडियम
टू यट्रियम द एटॉमिक रेडियस डिफरेंस इन अ लार्ज अमाउंट, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, बट यट्रियम टू लैंथेनम द एटॉमिक रेडियस डिफरेंस इन अ स्मॉल अमाउंट, ये जो है वो थोड़ा स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है। पूरी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे आप, फर्स्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यहां पे सब में फर्स्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखो, एट फर्स्ट इन ऑल 3D 4D एंड 5D सीरीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। यहां पे देखो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्यों? तो सिंपल चीज जो हमने एस ब्लॉक पीरियड में देखी थी, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में 11th केमिस्ट्री में मैंने आपको डी ब्लॉक के बारे में भी बताया था। मुझे मालूम है पहले 3 एलिमेंट डिक्रीज होती है, उसके बाद मिडल में ऐसे ही रहती है, उसके बाद इंक्रीज होती है, ऐसी चीज मैंने बताई थी, ठीक है। तो वही चीज वापस से यहाँ पे आ गई, जिसने नोट्स बनाई थी और जिन को लगता था कि ये चीज काम की नहीं है फिर भी पढ़ा रहे सर, तो अभी ये आ गई। देखो कभी ना कभी तो पढ़नी ही है, ठीक है। तो पहले से अगर आप कुछ जानते हो तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर पहले से आप कुछ जानते हो उसके बारे में। तो यहां पे क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रही है, तो ये चीज तो नॉर्मल है। एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बट एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बट नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। क्यों नंबर ऑफ शेल्स आर सेम है? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, यहां से लेके यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े, यहां से लेके यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 21 22 23 हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, नई शेल तो नहीं आ रही, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर इंक्रीज हो रहा है। शेल्स आर सेम, सो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो नहीं बताऊंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो पूरी चीज मैंने आपको पी ब्लॉक में सब डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट चल रहा है, इनऑर्गेनिक में हमने पी ब्लॉक देखा, तो ये चीज आनी ही चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये सभी चीजें आनी चाहिए। एक नया कंसेप्ट आएगा या फिर बोल दो एक नई चीज आएगी, वो अभी आएगी, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। वो चीज भी मैंने 11th में पढ़ाई थी, लेकिन किसी ने अभी अब क्या है कि तब लगता था कि अब सर क्या पढ़ा रहे हमको मालूम नहीं है, बुक के अंदर तो है नहीं, ऐसी चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो है नहीं। समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है। तो एनसीईआरटी में है नहीं इसका मतलब नहीं है कि दूसरी बुक्सों में नहीं होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते तो कोई फंडा नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ शेल तो वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो सामने प्रोटॉन भी इंक्रीज हो गए, और प्रोटॉन क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, ठीक है। ये पहली एट द फर्स्ट इन ऑल सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। अभी देखो बीच में क्या हो रहा है, बीच में जो है वो यहाँ पे सेम हो गई, इनकी बात जाने दो, ये सभी जो है वो बीच में सेम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं दूसरा पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टार्टिंग में जो है वो डिफरेंस दिख रहा है, ओके, लेकिन बाद में जो है वो चेंज होगा, ठीक है। एट मिडल ऑफ द सीरीज, यहां पे अब मैं सीरीज लिख रहा हूं क्योंकि 3D 4D में लिखने वाला नहीं हूं। यहां पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, हियर बिकॉज ऑफ मिडल में क्या होगा, डी ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ
there is the electron pairing in n-1 d ऑर्बिटल. अब मैंने ऐसा क्यों लिखा n-1 d ऑर्बिटल? तो आपको मालूम है कि n-1 d ऑर्बिटल का मतलब है पेनल्टीमेट शेल की ऑर्बिटल्स. ठीक है, अगर किसी भी आप ले लो तो यहां पे ns होगा. अगर मान लो कि मैं बात कर लू इन बीच वालों की, तो आप 4s में भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फिर 3d में भरने आओगे वापस से. क्यों? क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल है कि इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, इसकी एनर्जी 5 है, इसकी एनर्जी 4 है ना. 4 + 0 3 + 1 या ऐसा कुछ होता है, 2 होता है, इसलिए 5 होगा. तो अबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि पहले जिसकी एनर्जी कम है उसको भरो, उसके बाद एनर्जी इसकी ज्यादा है तो भरो. तो आप ये 4 शेल है, 4s 4p 4d 4f, और ये 3s 3p 3d, ये न्यूक्लियस है. आपने पहले यहां पे भरा इलेक्ट्रॉन, अब वापस से आप आ रहे हो यहां पे 3d पे. कितने इलेक्ट्रॉन भरने के लिए? 1 2 3 4 5 तो भर दिए. आगे वापस से भर रहे हो 6 7 8 ऐसे भर रहे हो. तो ये न्यूक्लियस है, भले ही आप यहां पे भर रहे हो. ये नो डाउट कि ये बाहर का शेल है, ये वैलेंस शेल है, लेकिन आप भरने कहां आ रहे हो? आप यहां पे भरने आ रहे हो जो न्यूक्लियस के बाजू में है. क्या है? न्यूक्लियस के बाजू में है. ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाजू में है तो क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो तो यहां पे पैरिंग हो जाएगी. क्या हो गई? यहां पे पैरिंग हो गई. तो पैरिंग होगी तो इनके बीच क्या होगा? रिपल्जन होगा. क्या होगा? रिपल्जन होगा. भले ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, लेकिन अब पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, लेकिन अभी क्या होगा कि इनका जो रिपल्जन है, शील्डिंग इफेक्ट इनका भी स्टार्ट हो जाएगा. पहले की जो 4s होगी वो भी इनको शील्ड करेगी, और इन लोग का रिपल्जन भी ज्यादा हो जाएगा. और बिकॉज ऑफ दिस रिपल्जन यहां पे क्या होगा? ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन द इलेक्ट्रॉन रिपल्जन. यहां पे ऐसा लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन रिपल ईच अदर. पेयरिंग से क्या होगा? एक दूसरे को रिपल करेंगे. सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is balanced, hence the atomic radius are same in the middle of the series. ओके, समझ में आया एक्सप्लेनेशन? ठीक है, थियोरेटिकली चीज है, उनको एक्सप्लेन करना है तो कोई भी थियरी बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं है. ओके, क्लियर? तो मैं निकाल लेता हूं. ओके, समझ में आ गया? चलो अब लास्ट की बात करते हैं. ये इंक्रीज हो रही है. एट द एंड ऑफ द सीरीज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. यहां पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस लिख लेता हूं. पहले कम थी, रिपल्जन कम था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था और डिक्रीज हो गया. यहां पे बैलेंस हो गया, दोनों सेम हो गए. अब यहां पे बढ़ जाएगा, पेयरिंग बहुत ही ज्यादा हो गई, डी ऑर्बिटल में पेयरिंग ज्यादा हो गई. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर यहां पे लिख लो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीजेस इन कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो एटॉमिक रेडियस एक्सपांड करेगी और इंक्रीज होगी. ठीक है, क्लियर? समझ में आया इतना? तो नोट करो. अब यहां पे एक दूसरा लास्ट है. मैंने बोला 4d और 5d सीरीज जो है उनकी जो एटॉमिक रेडियस है नियरली सेम है. यहां पे मैं लिख देता हूं 4d सीरीज एंड 5d सीरीज एटॉमिक रेडियस आर नियरली सेम. किसी अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसकी हाफनियम ZR, फिर NB एंड एटॉमिक रेडियस आर
नियरली सेम। इसका आंसर क्या है? ये ग्राफ से ही मैंने लिखा है। तो एक काम करता हूं, ये थोड़ा सा निकाल देता हूं, ये नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहां पे एक्सप्लेनेशन क्या होगा? तो एक नई चीज जो मैंने 11th में आपको पी ब्लॉक के अंदर पढ़ाई थी, अगर याद हो तो, थोड़ा डिटेल में जब बोला था तब मैंने बोला था पी ब्लॉक के अंदर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। यू ऑल नो कि एफ ब्लॉक जो है वो 4D और 5D सीरीज में पाया जाता है ना, इसीलिए ये चीज हो रही है यहां पे, बिकॉज ऑफ एफ block elements contraction, the atomic radius of 4D series and 5D series are nearly या फिर almost same लिख लेता हूं मैं, almost same। अब ये F block contraction क्या है? एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्शन या एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो मैं वापस से बता देता हूं, शील्डिंग इफेक्ट में एफ ब्लॉक की जो कोई शील्डिंग होती नहीं है, और आपको मालूम है आप2f के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, कितने? 14 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, ठीक है। लेंथेनम के बाद ये आ रहा है ना, लेंथेनम के बाद हफनियम, इनके बीच जो है वो 14 एलिमेंट्स होते हैं जो हम एफ ब्लॉक के अंदर रहते हैं। और इसके बाद आती है एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड के बाद दूसरी जो सीरीज होती है ना, एक्टेनॉइड के बाद एक सीरीज होती है 6D सीरीज वाली, एक्टिनियम के बाद वो होती है हमारी, हाँ, एक्टिनियम से रुथरफोर्डियम, ठीक है। इनके बीच भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 14 एलिमेंट्स जो है उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाते हैं, लेकिन कौन सी? n-2f ऑर्बिटल। देख लेना, एफ ऑर्बिटल जो होती, एफ ब्लॉक की आप जनरल आप देखोगे ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा? n-2f 1 to 14, n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2, ऐसा कुछ होगा, इसमें जाएगा ये n-2 में। तो ये वैलेंस शेल है, ये इनर शेल है, और ये इसके भी इनर शेल है, मतलब कि ये दोनों पेनल्टीमेट शेल है, फिर भी ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर तो सिर्फ जा नहीं रहा, ठीक है ना। तो आप पहले भर के वापस से अंदर भरने आ रहे हो, 14 इलेक्ट्रॉन अंदर भरने आ रहे हो, लेकिन क्या है कि एफ ऑर्बिटल जो है उसका शेप पूरा डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स, कोई शेप ही नहीं होता है, पूरा फैला हुआ होता है। और वी ऑल नो कि शील्डिंग इफेक्ट के मामले में एस और पी की शील्डिंग इफेक्ट होती है, लेकिन डी और एफ की बहुत ही कम होती है। तो डी और एफ की कम होने से क्या होगा? वो ज्यादा खींचेगा। अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तो खींचेगा, 14 इलेक्ट्रॉन है तो खींचेगा, तो वो खींचने से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की ये जो होती है ऑर्बिट एटॉमिक रेडियस वो कम होती है, और यही इफेक्ट लगता है इसके बाद जो हमारे हफनियम, रफनियम, ये मतलब कि ये जो आ रहे हैं ना, इसके बाद जो आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कम होता जाएगा, लेकिन इन पे ज्यादा लगेगा क्योंकि इनके बाद सीधा ये आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सीधा इस पे और इस पे 3 या 4 तक लगेगा, यहां तक, फिर धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है जो हो रही है यहां पे, इनका कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है इन पे भी, जैसे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है पी ब्लॉक में लगता है ना, वो किस पे लगेगा? ग्रुप 13, 14 में ज्यादा लगेगा, फिर 15, 16 में कम होता जाएगा। जैसे डी ब्लॉक से आप जैसे दूर जाओगे तो पहले 13 आता है डी ब्लॉक के बाद, तो 13 में ज्यादा लगेगा, उसके बाद कम लगेगा, समझ में आ रहा है ना? वो कैसे लगेगा? जो डी ब्लॉक के बाजू, डी ब्लॉक जो हमारा ये जिंक, कैडमियम और Hg है, इसके बाद जो भी एलिमेंट होंगे ना उन पे यहां पे ज्यादा लगेगा, इन पे ये 13 एलिमेंट में जो यहां पे होंगे ना उन पे ज्यादा लगेगा, समझ में आ रहा है?
बैंगन, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। तो ये जो गैलियम और ये सब है ना, इन पे ज्यादा लगेगा, ये मैंने बताया था आगे, फिर आगे जाके जाते कम होता जाएगा। वैसे ही यहाँ पे पहले इनके बीच, ये लेंथेनम और ये हफनियम के बीच वो 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो 14 इलेक्ट्रॉन इस पे लगेगा, इस पे फिर कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर। तो ये चीज थी जो 4D सीरीज और 5D सीरीज के दोनों में जो एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस कम है, बहुत ही कम है, नियरली सेम है, तो उसका मेन रीजन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्शन या एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है, क्लियर। तो ये नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पे मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी जो है वो ये दोनों की सबसे ज्यादा होती है। डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इन दोनों की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। कितनी है वो करने की जरूरत नहीं, बस ओस्मियम और इनकी जो इसकी जो है इरिडियम में कुछ है इसका नाम, इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर बात करें पीरियड की, इन अ पीरियड, तो टाइटेनियम से कॉपर तक जो है वो डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। कैसा एटॉमिक मास बढ़ता है? तो सीधी सी बात है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अब आगे जाओगे तो क्या होता है कि ये जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसीलिए जो है वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, और वॉल्यूम की तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मास बढ़ता है, इसीलिए डेंसिटी इंक्रीज होती है। इतना समझ लो आप। जिंक की बात अलग है, क्योंकि जिंक तो पूरा फुल फिल्ड हो जाता है ना, इसीलिए फुल फिल्ड होगा तो फिर क्या होगा, वो पैर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है। और अगर सीरीज की भी मैं बात करूं तो 3D सीरीज से 4D सीरीज की डेंसिटी ज़्यादा होती है और 4D से 5D सीरीज की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओके, क्लियर, समझ में आया? आगे जाने की भी ज़रूरत है नहीं, इतना डेंसिटी के लिए बहुत ही ये है, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देख ली, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, डेंसिटीज़ देख ली, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस देख लिया। आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे।